वेलकम टू अवर क्लासेस कार क्लासेस। आज हम फिर आपके सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने मिलेंगे और आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। और याद रखिए, हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ये क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब आप क्वेश्चन के बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं या कैसे बिल्ड करते हैं, उसके आधार पे ये आपका लेक्चर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि एक शिक्षक विभिन्न सक्षमता वाले छात्रों की कक्षा में संघर्ष समाधान, ये वाला वर्ड याद रखिए, सिखाने के लिए भूमिका निभाव का उपयोग करता है। तो आपको ये वाला भी वर्ड याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या चीज का है, आप देखिए ध्यान से, दोनों चीजों को आपको प्रेजेंट करना है। एक आया वर्ड आपके पास में संघर्ष और समाधान, दूसरा वर्ड आया है भूमिका, जिसको यदि हम लोग इंग्लिश में लिखे तो रोल एंड प्ले मॉडल। ओके, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये होते हैं रचनावादी के। रचनावादी सिद्धांत के आधार पर इसको देखा जाता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो होता है आपके लिए जो भी प्राप्त हुआ है, आपको यह दिख रहा है, उसके लिए आपने जब सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया तो एक बार में सॉल्व हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर ध्यान रखें, लगातार आप जो है प्रोसेस करते हैं, लगातार आप जो है चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने की कोशिश। ठीक है, तो इसके आधार पर यदि हम देखें कि हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और ये बोला क्या है कि ये कौन से दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, क्या ये बाहरी सुदृढ़ीकरण के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्या रचनावादी और समावेशी शिक्षा शास्त्र को दर्शाता है, क्या संकलनात्मक मूल्यांकन तकनीक को दर्शाता है, क्या रटने की पद्धति को दर्शाता है। तो हमने जैसे बात किया, जब भी ये वर्ड्स आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका रोल प्ले मॉडल, तो याद रखिए ये रचनावादी और समावेशी शिक्षा शास्त्र को दर्शाता है। बट इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑप्शन से देखने मिलते हैं, जैसे व्यवहारवादी। ठीक है, तो व्यवहारवादी और यहाँ पर संकलनात्मक और रटने की पद्धति। तो ध्यान रखें, संकलनात्मक को आपको याद रखना है, ये एक फाइनल एग्जाम जैसा होता है। फाइनल एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है जिसमें आप ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, व्यवहारवादी के नाम पर भी क्वेश्चन बन चुका है। इसलिए ध्यान रखें कि हम ऑप्शन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, सत्य असत्य घटना पर आधारित, जैसे ये एडीएचडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एडीएचडी होता क्या है। तो एडीएचडी जो होता है ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि यहां पर एक अटेंशन वर्ड आ रहा है और एक हाइपर एक्टिव वर्ड आ रहा है, जो आपको यहां पर देखने में मिल सकता है। यदि हम ध्यान दें कि आपके पास पी क्यू आर एस कुछ क्रम के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो सत्य असत्य की बात करते हैं। तो पहला जो है पी बोल रहा है कि एडीएचडी वाले बच्चे नियमित कक्षा में नहीं सीख सकते। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एडीएचडी मुख्यतः ध्यान और आवेग, जो वर्ड आया यहाँ पर अटेंशन और आपका हाइपर एक्टिव, इस नियंत्रण को प्रभावित करता है। आर जो है वो बोल रहा है संरक्षित दिनचर्या एडीएचडी के लक्षणों को प्रबंधित करने में, मतलब मैनेज करने में मदद कर सकती है। और जो लास्ट है एस, एडीएचडी केवल खराब पालन पोषण से होता है। तो आपको यह देखना है कि इन चार स्टेटमेंट पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपको यहां पर समझ आ रहा है कि एडीएचडी वाले बच्चे नियमित कक्षा में नहीं सीख सकते, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब आपके पास में कोई अटेंशन या हाइपर एक्टिव वाला बच्चा आपके पास में है जो उस डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो आपको उसको एक एटमॉस्फेयर, एक बच्चों के साथ जो मेल मिलाप होता है उसके साथ ही उनको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आधार पर आपका पी आपका गलत हो गया। क्यों, यदि बात करें तो मुख्यतः ध्यान और आवेग नियंत्रण को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका नाम ही अटेंशन और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, तो उन्हीं को आपको मेंटेन करना होगा। तो बिल्कुल क्यों आपके लिए यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एडीएचडी के लक्षणों को प्रबंधित करने में, फिर से यहाँ पर एक वर्ड आया मैनेज करने में। ठीक है, तो आप फिर ध्यान रखें, तो आपको ये फिर से आर जो है यहाँ पर सही मिला। और लास्ट यदि देखें तो एडीएचडी यहाँ पर जब भी वर्ड आएगा जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा, तो केवल वर्ड आया तो केवल पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, केवल खराब पालन पोषण पर निर्भर नहीं करता एडीएचडी। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण डिसऑर्डर आपके क्रिएट होते हैं। ओके, चलिए, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा आपका, ठीक है, ऑप्शन सही होगा। तो हमने देखा पी आपका गलत था, तो यहाँ पर पी गलत है, ये ऑप्शन हो सकते हैं, पी गलत है यहाँ ऑप्शन, इसका मतलब बी और डी तो आपका पहले से ही कैंसिल हो गया। फिर हम बात करते हैं क्यू टी। ठीक है, क्यू सही है, बिल्कुल सही है, क्यू यहाँ पर गलत था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ऐसे एलिमिनेट करके, स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके ऑप्शंस पर आपको फोकस करना है ताकि आपका टाइम बचे और
साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी लेवल मेंटेन हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने जेडपीडी नाम का एक अवधारणा दिया था। जेडपीडी होता क्या है, पहले हल्का सा उसके बारे में समझते हैं कि आपके पास में जो जेडपीडी है, ये जेडपीडी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो क्षेत्र को या उसके बीच के गैप को फुलफिल करता है। तो ध्यान रखें इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो ये वास्तविक स्तर के नाम से जाना जाता है या वास्तविक विकास स्तर के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र को बोला जाता है संभावित विकास स्तर। संभावित विकास स्तर के नाम से जाना जाता है। तो इस जेडपीडी के थ्रू या जेडपीडी के द्वारा हम जो है इन वास्तविक स्तर और संभावित स्तर के बीच के गैप को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का सबसे अच्छा कैसे परिभाषित उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे, उन ऑप्शन से इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, गैप को भरने की कोशिश करने वाले स्टेटमेंट को ढूंढते हैं। अब आप देखिए कौशल का वह क्षेत्र जो बच्चा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, तो यदि ये बात आई स्वतंत्र रूप से, तो यहां पर आता है व्यक्तिगत तौर पे, ये वर्ड हावी है। ओके, वह अंतर जो बच्चा अकेले और मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। तीसरी बात करें, बच्चे की अधिकतम संभावित बुद्धिमत्ता और बच्चे की उम्र के लिए उचित औपचारिक शिक्षा का स्तर। तो आप ध्यान रखें, जब एक गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब बच्चा अकेले और मार्गदर्शन के साथ किसी कार्य को या किसी क्रिया को या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो वही इस तरह का क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। ओके, तो इसका आंसर आपका बी होगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहां पर अनुक्रम वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि मॉस्लो नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने कुछ अनुक्रम को व्यवस्थित किए हैं और खासकर ये मूलभूत से उच्चतम तक सही क्रम में व्यवस्थित है, इसकी बात किया गया है। तो याद रखना, मॉस्लो नाम के व्यक्ति आएंगे, ये व्यक्ति ने क्या किया कि जो ये कंडीशंस आपके पास दी गई है, ये जो क्रम दिया गया है, इस क्रम को अरेंज करने की कोशिश किया नीचे से ऊपर की ओर। तो यदि सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहला होता है आपका क्या, शारीरिक आवश्यकता। पहला हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, दूसरा हो जाएगा सुरक्षित आवश्यकता, तीसरा हो जाएगा सम्मान की आवश्यकता, और चौथा होगा आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो यदि हम बात करें नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें पहले शारीरिक को देखना होगा, दूसरा सुरक्षा को देखना होगा, तीसरा सम्मान को देखना होगा, चौथा आत्म साक्षरता को देखना होगा। इसके आधार पे यदि हम इसको रैंक करें या रैंक दें, तो कौन सा ऐसा क्रम है जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें शारीरिक शिक्षा या शारीरिक आवश्यकता है, तो वो थर्ड पे है, तो ये सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे हुआ, ओके सॉरी सबसे नीचे हुआ, तो यहाँ पर सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ओके, उसके बाद यदि बात करते हैं सुरक्षा का, तो सुरक्षा कौन से नंबर पे, बी पे है। तो यदि देखें तो यहाँ पर बी पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, ये तो पहले से कैंसिल था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो शारीरिक, सुरक्षा, सम्मान, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका नीचे से ऊपर की ओर दिया है, जबकि इसका क्वेश्चन जो होता है ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकता है, मतलब क्रम को बदल कर भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता को इंडिकेट किया गया है, इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंडिकेट किया गया है। अब इसमें यहाँ पर चार आपके पास पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस स्टेटमेंट में ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको सीखने वाले हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखें कि ये बोला गया है कि ईआई जो है या फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी है या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, उसको 1905 में गोलमैन नाम के व्यक्ति ने औपचारिक रूप से वर्णित किया। तो ये वर्ड याद रखिएगा, औपचारिक रूप से, क्योंकि जो ईआई है ये दो तरीके से काम करता है, एक अनौपचारिक रूप से और एक औपचारिक रूप से। तो यहां पर औपचारिक की बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि उच्च शैक्षणिक बुद्धिमत्ता हमेशा उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। तीसरा लिखा है आत्म जागरूकता ईआई का एक मुख्य घटक है। चौथा ये बात कर रहे हैं कि ईआई में स्वयं की भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता शामिल होती है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको इसको समझना होगा कि यदि ये औपचारिक रूप से बात किया है, तो औपचारिक रूप से
औपचारिक रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किसने बात किया है? तो उन्होंने बात किया था सेवेलो और मेयन ने। याद रखेंगे, औपचारिक रूप से भावनात्मक बुद्धि की बात किसने किया गया है? सेवेले और मेयर ने किया है, जबकि इसको प्रतिपादित करने का काम गोलमैन ने किया था। इस आधार पे आपका फर्स्ट जो है वो कैंसिल होता है। बात करें सेकेंड की, तो उच्च शैक्षणिक बुद्धिमत्ता हमेशा उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। इमोशंस छोटी एज में भी और बड़ी एज में भी डेवलप हो सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका अर्थ ये होता है सेकेंड आपका क्या हुआ? गलत हो गया। डन। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड, आत्म जागरूकता जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मुख्य घटक है। बिल्कुल सही बात है। एआई में स्वयं की भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता शामिल होती है, ये भी सही है। अर्थात इस आधार पे देखिए तो हमारा फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड और फोर्थ सही है। बट यदि ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसपे सिर्फ थर्ड और फोर्थ सही हो, तो आपको मजबूरन आपको फर्स्ट को भी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे जब औपचारिक रूप से हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बता रहे थे तो गोलमैन सपोर्ट में था, इसलिए इस ऑप्शन को लिया गया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहां पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है छात्र शिक्षा या फिर कक्षा के बारे में। एक छात्र शिक्षक की चरण दर चरण प्रक्रिया, याद रखिएगा ये वर्ड को, देखकर और अनुकरण करके गणित की जो समस्याएं हैं हल करना सिखाता है। ओके, तो यहां पर जो एमसीक्यूज है ये क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप देखें कि जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया टीचर कि एक छात्र जो है शिक्षक की चरण दर चरण प्रक्रिया देखकर और अनुकरण करके गणित की समस्याएं हल करना सीखता है, ठीक है, तो ये कौन से प्रोसेस के अंतर्गत आएगा? तो आप यदि ध्यान दें तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, और दिया किसने है? पाउलो ने दिया है। ओके, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको आपके स्किनर ने दिया है, जिसको क्रिया प्रस्तुत का नियम बोलते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जिसको बंडूरा ने दिया है, और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जिसको ब्रूनर ने दिया है। ये चारों मनोवैज्ञानिकों के नाम और उनके अवधारणाओं को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। यदि हम बात करें कि कोई छात्र है जो टीचर को देखकर स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख रहा है और फिल कर रहा है और अनुकरण के माध्यम से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए कि यहां पर कोई टीचर है जो आपके पास में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो उनकी नकल करके अपने कॉपी में जो भी वो सॉल्व कर रहे हैं उसको वो लिख रहे हैं। तो ये तब होगा जब यहां पर आपके पास में एक सोशल एक्टिविटीज दिख रही है। ओके, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, जो बंडूरा का नियम है, ठीक है, वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है कि सामाजिक अधिगम अर्थात सामाजिक तौर पे या ठीक है सोशल तौर पे आपके सीखने की प्रक्रिया को यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपके पास फिर से क्रम को बताया गया है जहां पर सत्य और असत्य को पहचानने की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन एक अवधि के अंत में अधिगम का आकलन करता है। ओके, दूसरा पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक सतत मूल्यांकन है। निदानात्मक मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष के अंत में किया जाता है, और ऐसे सहकर्मी मूल्यांकन में छात्र एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। जब हम इस चीज को देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है इसकी पहचान आपको करनी है। अब हम जनरली ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही करते हैं। ध्यान रखेंगे यदि हमको 2 स्टेटमेंट मिल गए यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, संकलनात्मक का अर्थ होता है योगात्मक तौर पे, यदि हम इसको जोड़ की बात करें। और याद रखिए जैसे एक फाइनल एग्जाम होता है, आपका मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है, मतलब आपका जो रिजल्ट बेस्ड स्टडी होती है वो कब होती है? लास्ट में होती है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन एक अवधि के अंत में, जब ये वर्ड आएगा अंत, इसका अर्थ है इन्होंने इसको सेटिस्फाइड किया, अर्थात पी आपका सही है। तो देखिए पी सही कहां पर है? पी सही यहां पर है, और पी सही यहां पर है, और पी सही यहां पर। इसका मतलब आपका बी तो कैंसिल हो गया। ओके, फिर हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। पोर्टफोलियो जो है मूल्यांकन एक सतत मूल्यांकन है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्यू भी टी हो गया, ठीक है, क्यू सत्य है और यहां पर भी क्यू सत्य है। इसका अर्थ जो था यहां पर फेल था, तो आपका स कैंसिल हो गया। बात बची अब अ ऑप्शन की और द ऑप्शन की, दोनों में से कोई एक सही है। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, निदानात्मक। याद रखिए निदानात्मक जो होता है वर्ष के शुरुआत में होता है, ना कि अंत में होता है। इसका अर्थ हो गया आर आपका गलत हो गया। अब हम ढूंढ लेते हैं इन दोनों ऑप्शन में आर कहां पे गलत दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है,
ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि ऑप्शन आपका असही है, आपका द जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। संगलनात्मक या योगात्मक जो रूप होता है ये हमेशा जो होता है रिजल्ट की बात करता है, ग्रेडिंग की बात करता है, तो ये हमेशा वर्ष के अंत में माना जाएगा। पोर्टफोलियो हमेशा एक सतत मूल्यांकन होता है, निदानात्मक अंत में नहीं होता, ये किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तब किया जाता है। और सहकर्मी मूल्यांकन में छात्र एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एक्टिविटी कराई जाती है, सोशल एक्टिविटीज, तो बच्चे आपस में देख के बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और डील करने की कोशिश करते हैं साथ में। ठीक है, इससे इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर अ जो है वो सही है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष एमसीक्यूज का, कि जो कि बुद्धिमत्ता के आधार पर स्थापित किया गया है। बुद्धिमत्ता के प्रकार और प्रासंगिक कक्षा गतिविधि के बीच सही मिलान आपको करना है। तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो इंटरपर्सनल है, अंतर व्यक्तिक जो है वो वाद विवाद और समूह चर्चा पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अंतर व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल जो होता है वो डायरी लेखन और आत्मचिंतन। याद रखें यहाँ पर आपको डायरी लेखन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल में आपका डायरी लेखन और आत्मचिंतन को देखा जाता है। प्रकृतिवादी में प्रकृति भ्रमण और नमूना, और शारीरिक गतिज में नाटक और भूमि निभाव। याद रखें शारीरिक गतिज जो आपकी आवश्यकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिखाया जाता है आपको प्राइमरी स्कूल पे। ठीक है, जो हर चीज को करके सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब रचनावादी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि हम देखें तो वो एक्टिविटीज होती है जो करके सीखी जाती है। ओके, तो इसका अर्थ ये हो गया कि सब के सब क्या है यहाँ पर सही है। तो ऑल ऑफ ए बी सी एंड डी, ये इसका उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षक हर बार छात्र के बोलने से पहले ही हाथ उठाने पर तुरंत प्रशंसा करता है। ये वर्ड याद रखेंगे कि आपका प्रशंसा हो रहा है मतलब प्रोत्साहन हो रहा है, आप उस बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो आगे की एक्टिविटीज को भी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो याद रखिए कि एक शिक्षक हर बार छात्र के बोलने से पहले हाथ उठाने पर तुरंत प्रशंसा करता है। समय के साथ हाथ उठाना बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है या स्टेटमेंट लिखा है जिसमें ये बढ़ जाना लिखा हुआ है, ये रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, पुनर्बलन का। ठीक है, ये आपको इंडिकेट करता है पुनर्बलन को, याद रखें। तो यह किसका उदाहरण है? तो निम्न में से किसका उदाहरण है? आप ध्यान रखिए, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का, शास्त्रीय अनुबंधन का, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का, और या फिर दंड का। अब मान के चलिए आपने कक्षा स्टार्ट की स्टार्टिंग सेशंस पे, है ना, और स्टार्टिंग में कोई बच्चा जो है थोड़ा वीक था, बच्चा परफॉर्म किया, करते गया और दीपावली के बाद या फिर मान के चलिए कि आपके हाफ ईयरली के आसपास उनकी एक्टिविटी ऐसी हो गई कि वो हर चीज को या आपके हर एक सवाल का आंसर वो देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप यहां पर समझने वाली बात यह है कि वहां पर एक सुदृढ़ीकरण की अवस्था क्रिएट हो गई। बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। तो ऐसा कौन सा इसमें आंसर आएगा कि आपका असही है कि सही है? तो याद रखना, समय के साथ हाथ उठाना उसका बढ़ गया तो वो आपका आंसर देना स्टार्ट कर दिया, इसका अर्थ होता है कि ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा में ऐतिहासिक विकासों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, जिसमें कुछ आपके पास में स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे फर्स्ट ए है, उसके बाद बी, सी और आपके पास में डी। यदि हम ध्यान दें कि हमको दिया क्या क्या है, तो एक दिया गया है जॉन डीवी, दूसरा दिया गया मॉन्टेसरी, उसके बाद हमको दिया गया एनसीएफ 2005, फिर दिया गया आरटीई। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि सर यहां पर कुछ चार चीजें दी गई है, तो इसको बोला गया है काल के आधार पर इनको अरेंज करिए। तो याद रखें हमेशा कि जो डीवी व्यक्ति थे या डीवी साहब थे, उन्होंने होता है लोकतंत्र और शिक्षा की अवधारणा को 1916 में दिया। मॉन्टेसरी व्यक्ति आए, ठीक है, मॉन्टेसरी आए तो उन्होंने इस पद्धति को 1907 में दिया। एनसीएफ 2005 स्पष्ट दिख ही रहा है आपको, 2005 में है, और आरटीई जो है वो 2009 पे लागू हुआ है। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है मॉन्टेसरी, सेकंड पे है डीवी, थर्ड पे है एनसीएफ और फोर्थ पे है आपका आरटीई। तो चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन दी गई है। तो हम ढूंढते हैं पहले मॉन्टेसरी को। मॉन्टेसरी कहाँ पर बैठे थे? बी पे बैठे थे। तो बी कहाँ दिखा? यहाँ पर दिखा और यहाँ पर दिखा, इसका मतलब बी और डी तो आपका गलत है। फिर हम बात करें कि डीवी साहब की, डीवी साहब कहाँ पे बैठे हैं? ए पे बैठे हुए हैं।
तो ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी, ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ, तो सी जो दिखा 2005, ठीक है, तो यहां पर है लेकिन यहां पर डी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका स गलत है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ओके, तो ध्यान रखिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, कथन आधारित क्वेश्चंस पर। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अब पैटर्न में आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, कथन कारण वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। चलिए, लिंग और शिक्षा, ये ध्यान रखें, लिंग और शिक्षा के बारे में कथन है कि पाठ्य पुस्तकों में लिंग रूढ़िवादिता बच्चों की आत्म अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ध्यान रखें, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात करते हैं, एनसीएफ 2005 स्कूल पाठ्यक्रम में लिंग संवेदनशीलता, ठीक है, आपके पास पे लिंग संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है, बिल्कुल सही बात है ये। लड़के जैविक रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में असमर्थ होते हैं, जो कि एक गलत बात है, ठीक है, तो थर्ड आपका यहां पर गलत है। लिंग पूर्वाग्रह का एकमात्र समाधान एकल लिंग कक्षा है, जो कि और गलत बात है। ओके, तो इस आधार पे आप देखिए कि सर लिंग और शिक्षा के बारे में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो आप ढूंढते हैं कि आपको यहाँ पर बोला क्या गया है, कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दिखा आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी चीजें यहाँ पर नहीं है, ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑल ऑफ, तो ये आपके पास में ध्यान रखें कि आंसर नंबर बी आपका सही है। चलिए, इसके बारे में हल्का सा हम लोग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में दिया हुआ है। यहां पर देखिए ध्यान से, गलत क्यों है, लिंग पूर्वाग्रह का एकमात्र समाधान जो होता है एकल लिंग कक्षाएं, अर्थात लड़के लड़कियों को अलग सेपरेट करके आपको कक्षाओं में पढ़ाना होगा, जो कि समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसे अलग करके पढ़ाने से जो होता है, जो सामाजिक अधिगम है वो वीक पड़ेगा, सामाजिक विकास वीक पड़ेगा, मतलब कमजोर पड़ेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि समावेशी शिक्षा के आधार पर ही इन स्टेटमेंट को आपको डील करना है। तो लिंग पूर्वाग्रह का एकमात्र समाधान एकल लिंग कक्षाएं हैं, ये गलत है, आपको इसको ध्यान रखना है। उस आधार पे आपका फर्स्ट और सेकंड जो होता है सही होता है आंसर, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो जो कि मिलान का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो सूची दी गई है और दोनों सूचियों की हम मिलान करना है आपको। पहला दिया है यहाँ पर निदानात्मक, दूसरा दिया है रचनात्मक, तीसरा दिया है संकलनात्मक, और चौथा आपके पास में है मानदंड संदर्भित। मानदंड संदर्भित करके आपके पास में 4 चीज दी गई है। अब याद रखें, पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन फिर इसको अपन मिलाएंगे। ओके, निदानात्मक जो होता है, हमेशा याद रखिए कि किसी भी एक्टिविटी को या इकाई को परफॉर्म करने के जस्ट पहले बताया जाता है, अर्थात कोई भी दिशा निर्देश यदि है उसके पहले उसको डील किया जाएगा। तो यहाँ पर निदानात्मक, तो जब भी आपको याद रखे स्टार्टिंग वर्ड कहीं दिखे या आपको शुरुआत वर्ड दिखे, मतलब वो निदानात्मक से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करते हैं रचनात्मक की, तो कहीं पर भी आपको दौरान शब्द दिखे, ड्यूरेशन दिखे, ठीक है, या कहीं पर भी होता है लगातार वो चीजें चल रही है, सतत प्रक्रिया के तौर पे चल रही है, तो रचनात्मक होता है। संकलनात्मक जो होता है अंत में होता है, इसलिए कहीं पर भी आपको अंत दिखे तो वो आपके संकलनात्मक से इंडिकेट करता है। और मानदंड संदर्भित जो है वो आपके अपोजिट जाके तुलना करने की बात करते हैं। तो यदि हम इस चीज को कंपेयर करें यहाँ पर, तो हमको फर्स्ट दिया था निदानात्मक, तो निदानात्मक के लिए आपको यहाँ पर देखें दिशा निर्देश के पहले वर्ड आया शुरुआत में, तो दिशा निर्देश के पहले सीखने की कठिनाइयां पहचाने। तो याद रखें कि जो फर्स्ट था ए, वो सेकंड से रिलेट किया, ये सेकंड ऑप्शन से रिलेट किया। फिर जब बात करते हैं रचनात्मक की, तो रचनात्मक जो होता है वो दौरान की बात करता है, अर्थात जो होता है अधिगम के दौरान, ये वर्ड दिखा, इसका अर्थ हो गया कि बी जो है आपका थर्ड ऑप्शन से कनेक्ट कर रहा है। संकलनात्मक की बात की तो वहां पर अंत को ढूंढने की आवश्यकता है। तो याद रखें कि संकलनात्मक जो था वहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, पाठ्यक्रम के अंत में उपलब्धि प्रमाणित करें, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें ये संकलनात्मक से रिलेट करता है। और लास्ट जो बच गया मानदंड संदर्भित, ओके, वो निर्धारित मानकों के विरुद्ध जाकर तुलना करने की बात करता है, जो मैं यहां पर आपको समझाया हूं। अब इसके आधार पर हम यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते हैं कि फर्स्ट जो था वो सेकंड पे गया, तो आपको यहां पर दिखा और यहां पर दिखा, बाकी आपका बी और डी आपका कैंसल हो गया। फिर हम बात करते हैं बी की, तो बी गया थर्ड पे, तो आपको थर्ड पे यहां पे दिख रहा है लेकिन यहाँ 1 पे है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आंसर नंबर ए है आपका इसका सही आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर है बस्तर क्षेत्र का एक आदिवासी छात्र घर पर क्या बोलता है, गोंडी भाषा बोलता है, अपनी मातृभाषा को बोलता है, जो वहां से वो जब वो जन्म लिया
तब से उस चीज को बोलना स्टार्ट किया, तो उस भाषा की बात हो रही है। बट यहाँ पर ध्यान रखें, एक आपका वर्ड आएगा लेकिन, तो याद रखें जब भी कोई दो ऐसे स्टेटमेंट को वो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन जस्ट वर्ड दिया हुआ है आपके पास में लेकिन, तो उस जगह पर आके थोड़ा रुकना है। स्कूल में हिंदी में सीखना पड़ता है, ठीक है, ये मजबूरी के तौर पे काम किया रहा है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, द्विभाषी शिक्षा, केवल भाषाई साम्राज्यवाद, घटाओ द्विभाषिकता, जोड़ द्विभाषिकता। आपको याद होगा कि ऐसे चीजों पर आप यदि ध्यान दें तो उसके घर पर जो होता है गोंडी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जैसे वो स्कूल में आता है वो हिंदी सीखता है। मतलब यहाँ पर या तो ऑप्शन आपका घटाओ द्विभाषिकता हो सकता है या जोड़ द्विभाषिकता हो सकती है। दो भाषा का या तो जोड़ हो सकता है या तो घटाव हो सकता है। बट याद रखिए यहाँ पर बोला जा रहा है लेकिन वर्ड का यूज किया गया है, और यहाँ पर स्कूल में हिंदी सीखना पड़ता है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये समझे कि ये उन भाषाओं को क्या कर रहे हैं, अलगाव कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, ठीक है। तो घटाव द्विभाषिकता को यहाँ पर सही ऑप्शन माना जाएगा, जोड़ द्विभाषिकता नहीं आएगा। बात रही साम्राज्यवाद की, तो ये जनरली रणनीतिक तौर पे यूज किया जाता है, और द्विभाषी शिक्षा ये नहीं है क्योंकि गोंडी भाषा उसको नहीं सिखाई जा रही स्कूल में, वो पहले से सीख के आया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को 31, जो कि कथन कारण पर डिपेंडेंट है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर एक एजर्शन दिया हुआ है, आपके पास कथन दिया हुआ है कि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दंड एक ही अवधारणा है। तो क्या ऐसा बोलने से ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद यदि ध्यान दें यहाँ पे कारण की बात करें, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दंड दोनों में सुखद उद्दीपन, यदि ये वर्ड आ रहे हैं तो याद रखें इसके रिवर्स वर्ड भी आपको याद रखना है, अपोजिट वर्ड भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नकारात्मक सुदृढ़ीकरण की। तो याद रखिए नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दंड ये दो चीजें हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपके संभावनाएं को बढ़ाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण संभावनाएं को बढ़ाता है, ये ध्यान रखें, जबकि दंड जो होता है उन संभावनाओं को घटाता है या कम करने का काम करता है। वहीं यदि बात करें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण जो होता है वो आपके प्रतिकूल उद्दीपन को हटाने का काम करता है, जबकि दंड जो है आपके अनुकूल या बोलना चाहिए सुखद उद्दीपन को हटाने का काम करता है। तो आप इन स्टेटमेंट के बेसिस पे या इस पर्टिकुलर चीजों के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन एजर्शन रीजन को या कथन कारण को डील कर सकते हैं। तो ध्यान रखें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दंड एक ही अवधारणा है, ये गलत बात है। फिर नकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दंड दोनों में सुखद उद्दीपन हटाना शामिल है, गलत, क्योंकि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में प्रतिकूल उद्दीपन को हटाया जाता है। इसका अर्थ आपका कारण में क्या है, गलत है। तो हम देख लेते हैं कहां पर दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। तो द पे दोनों के दोनों क्या दिए हैं, गलत दिए हैं। इसका अर्थ आंसर आपका द होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ समझे कि ये सब जो है आपका वहां पर गलत होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन, सबसे जबरदस्त मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं इनको, ठीक है। इनका एक अवधारणा था, वो अवधारणा है मनोसामाजिक। ओके, मनोसामाजिक विकास आपके पास दिया भी होगा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को प्रतिपादित किया है। तो इनके अनुसार 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे किस मनोसामाजिक संकट का सामना करते हैं। तो निम्न में से कुछ चीजें दी गई है, इन चीजों के आधार पर आपको देखना है कि एरिक एरिक्सन ने 6 से 12 वर्ष की उम्र में मनोसामाजिक जो विकास होता है उसमें कौन कौन से संकट दिखते हैं, उसके आधार पर ये ऑप्शन को बताया है। चलिए तो हम बात करते हैं, क्या वो विश्वास बनाम अविश्वास होगा, क्या वो स्वायत्तता बनाम लज्जा होगा, क्या परिश्रम बनाम हीनता होगा, या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम होगा। तो समझने वाली बात यह है कि 6 से 12 वर्ष के बीच में ध्यान रखना एक चौथे चरण में बच्चा होता है किसके, मनोसामाजिक विकास की। तो मनोसामाजिक विकास के चौथे चरण में बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है, और ये चौथे चरण में जनरली इस आयु को हम लोग स्कूली आयु के नाम से जानते हैं, स्कूली आयु के नाम से जानते हैं, जहां पर परिश्रम बनाम हीनता जो है सबसे सर्वाधिक या उपयुक्त आपके पास में ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जिसको हम लोग क्रमांकन के तौर पे इसको कैटेगराइज किए हैं। सामाजिक जटिलता के क्रम में कम से अधिक तक खेल के प्रकारों को सही तरीके से क्रमबद्ध करें। जब भी ये वर्ड आएगा खेल से जब भी वर्ड आएगा तो आपको एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है जिसका नाम है पार्टन। तो यहां पर क्रमबद्ध करने की बात हुई तो पहला आता है सहकारी खेल, दूसरा होता है एकांकी खेल, तीसरा समांतर खेल, और चौथा होता है साहचर्य खेल। तो इसको जब पार्टन ने स्प्लिट किया तो सबसे नीचे रखा उन्होंने एकांकी खेल को, उसके बाद उन्होंने रखा समांतर खेल को, उसके बाद उन्होंने रखा
सहभागी खेल को, फिर उन्होंने लिखा सहयोगात्मक खेल को। तो इस आधार पे यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो फर्स्ट पोजीशन पे एकांकी है। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे आपका एकांकी है, सेकंड पोजीशन पे आपका समांतर है, सेकंड पोजीशन पे समांतर है, और थर्ड पोजीशन पे आपका साहचर्य है या इसी को सहभागी बोल देते हैं, और फोर्थ पोजीशन पे आपका सहकारी है, इसी को हम लोग सहयोगात्मक के नाम से जानते हैं। तो ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है। तो हमें जब बी फर्स्ट मिला तो हमने चेक किया बी कहाँ कहाँ पे, बी सर यहाँ पर बस था, बाकी कहीं पर नहीं है, कहीं पे नहीं है, इसका मतलब आंसर नंबर ए आपका सही है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं 34 नंबर के, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत में विशेष आवश्यकता शिक्षा के बारे में कथन दिए हुए हैं। पहला है विकलांगता अधिनियम 1995 को आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 से बदला गया। दूसरा है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता देता है। तीसरा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग बच्चों को विशेष स्कूल में रखना, और चौथा है आईईपी का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। 2 सेकंड के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या रहा आपका आंसर, चलिए मैं बताता हूं आप इसका आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान रहे इस अधिनियम में फर्स्ट कंडीशन विकलांगता अधिनियम 1995 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 से बदला गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 21 प्रकार की विकलांगताओं में को मान्यता देता है। लेकिन थर्ड जो है समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग बच्चों को विशेष स्कूल में रखना, जो कि गलत बात है। समावेशी शिक्षा बोलता है समान अधिकार है सभी बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक विशेष होते हैं, बच्चे एक स्पेशल व्यक्ति होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं, जिनको हमें साथ में रख कर जो होता है सभी प्रकार के अधिगम को सिखाना होता है। ओके, और लास्ट है आईवीपी का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ओके, तो ध्यान रखें पहला सही, सेकंड सही और फोर्थ सही, लेकिन थर्ड आपका गलत। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे। आप हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन में एनरोल कीजिए। हमारे सारे क्लासेस का ठीक है प्राइस टैग्स है जो दिख रहा है आपको, जो आपको लैब असिस्टेंट के लिए दिख रहा है 1999 पे, टीचर के लिए दिख रहा है 2499 पे, और असिस्टेंट टीचर के लिए दिख रहा है 2999 पे। ओके, तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन में एनरोल कीजिए, और एप्लीकेशन में ये सब कोर्सेज आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपको किसी ना किसी तरीके से शिक्षक बनने के लिए या सहायक शिक्षक या प्रयोगशाला परिचायक बनने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।